जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से चैत्र नवरात्र आरंभ हो गई है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी को माता रानी खुश रखे, सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और एमपी महिला पर्यवेक्षक को लेके बहुत ज़्यादा सभी लेडीज़ हैं जो हैं बहुत परेशान हैं। तो कोई बात नहीं, कैलेंडर तो जारी होगा। विभागों की तरफ से ऐसा मतलब समझ में आया है, जहाँ पे जाके व्यापम में बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स गए हुए थे। तो वहाँ से ऐसी खबर आई है कि 9 विभागों में भर्तियाँ फिर से करेगा ईएसबी। और जो विभाग हैं, जो हमारे सारे विभाग हैं जिनके पद रिक्त हैं, रिक्त पदों में भी भर्तियाँ की जाएंगी। तो जून में संशोधन हो सकता है भर्तियों को लेकर। महिला पर्यवेक्षक के लिए नया कैलेंडर जारी हो सकता है, उसमें महिला पर्यवेक्षक भी रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था आईटीआई टीओ वगैरह का भी। बता दूं आपको कि आईटीआई टीओ के लिए भी 1 महीने का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 1 महीना ही दिया था। यानी 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया था, 15 दिन के बाद फॉर्म भरने लगे थे। और फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट के 30 दिन बाद ही आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम हो गया था। और ऐसा ही उसने कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए भी किया था। कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी उसने इसी तरीके से लिया था। 10 जुलाई में ही उसने 10 जुलाई थी लास्ट डेट। 10 जुलाई को शायद नोटिफिकेशन जारी किया था और लास्ट डेट थी, और 45 डेज़ का ही समय दिया था। और अगस्त में एग्ज़ाम हो गए थे। तो मेरा यही सजेशन है आप सभी लोगों को कि आप प्लीज़ जो भी ये चीज़ें हो रही है ईएसबी की तरफ से, अगर कैलेंडर नहीं जारी हुआ है और उसमें कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसमें जो कैलेंडर में जो भर्ती नहीं जारी हुई है, नहीं आई हुई है, तो उसको ना आप लोग इस तरीके से अदरवाइज़ मत लीजिए। अदरवाइज़ लेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि क्या होगा कि हम लोग सब ऐसे डिमोटिवेटेड होके बैठ जाएंगे और फिर एकदम से ना हम पढ़ाई को एकदम पॉज़ कर देंगे। तो क्या होगा कि जब वैकेंसी आएगी ना जून में, जैसे ही भर्ती अगर वो निकालता है ईएसबी कैलेंडर जारी करेगा, और अगर हम फिर से उस समय पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम 45 डेज़ के अंदर ना कोई पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अभी हमें टाइम मिला है ना, तो हम उस टाइम का ना पूरा यूटिलाइजेशन करें। उस टाइम को अब हम मैथ्स वगैरह, जिसकी मैथ्स वीक है या जिसका साइंस पोर्शन वीक है या जिसको मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके ऊपर ना अपनी कमज़ोरियों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। और इसके साथ साथ ना दूसरी भी चीज़ें अलग से देख रही हूँ। एमपी जीके वगैरह होता है, वो भी पढ़ लीजिए। हमारे पास ना बहुत टाइम है, तो टाइम का ना सदुपयोग करिए, क्योंकि ना ये मौका ना बार बार नहीं मिलने वाला है। और अगर इस बार अगर हम हार गए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 45 डेज़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की प्रिपरेशन हो सकती है। क्योंकि ईएसबी ना हमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। विभागों में तो चल रही है प्रक्रिया, और पक्का ही है कि हमारा कैलेंडर जून में, ऐसा बोला गया है कि जून में वो नया कैलेंडर जारी करने वाला है। तो इस चीज़ के लिए ना आप बेफ़िक्र रहिए कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी कि नहीं। ज़रूर आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रख के चलिए कि आने ही वाली है वैकेंसी। और अपने आप को ना ये मत कहिए कि अरे नहीं आई वैकेंसी, नहीं आई वैकेंसी, नहीं आई, और कैलेंडर में महिला पर्यवेक्षक नहीं है। तो ना इस बार ना जो महिला पर्यवेक्षक है ना, इसकी चर्चा पूरी जगह हो रही थी। मतलब सबसे बड़ी वैकेंसी जो है ना मध्य प्रदेश की, वो महिला पर्यवेक्षक ही थी, क्योंकि लोग 7 साल से इसका वेट कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटीआई टीओ के साथ भी उसने वैसे ही किया, वो भी इस कैलेंडर से हटा दिया है। और सितंबर और दिसंबर है ना, दोनों मंथ्स को उसने खाली रखा है। मतलब इसी से आप समझ जाइए कि वो कैलेंडर अपडेट करेगा, और सितंबर और दिसंबर की जो भी वैकेंसीज़ है उसको फिर से वो वहाँ पे नोटिफाई करेगा। तो इसके लिए ना आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड को बिल्कुल इधर उधर मत भटकाइए। एकदम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइए। मेरा तो यही कहना है आप लोगों को। और मैं आप लोग को एक बात और बताऊं, अभी ना ईएसपी कैलेंडर में मतलब जो लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो वो लोकसभा चुनाव के कारण ना बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा होगा। और अगर उसने इस बार नहीं निकाला ना, तो मतलब
बहुत ज़्यादा उसी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि वो जो है ना वो लाडली बहना पे ध्यान दे रहा है या दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे के हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ों पे ना आप बिल्कुल मत जाइए। और पता है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ना, वो विभागों में बहुत ज़्यादा रिक्त पद खाली हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिक्त पद नहीं हैं, बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को ना इस बात को अपने माइंड में एकदम सेट करके चलना है कि हमें पढ़ाई अपनी बीच में रोकनी ही नहीं है। अगर हमने आज स्टार्ट किया है तो उसे पूरा ही करना है। पूरा मतलब ऐसा है कि हमने जो सिलेबस लिया है तो उस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना ही है। क्यों, क्या मतलब रहेगा अगर हम बीच में सिलेबस पहले कंप्लीट कर रहे थे और अब नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हमारा अधूरा ज्ञान ही हुआ ना। तो अधूरा ज्ञान किस काम का? फिर हम उसे अगर फिर से हम यहाँ पे उस पढ़ाई को पॉज करते हैं और इसके बाद अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, और अगर हम 2 महीने बाद यानी जून में फिर से अगर नोटिफिकेशन जारी होता है कैलेंडर में, महिला पर्यवेक्षक दे दी जाती है, और आप उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आपके जो नोट्स रहेंगे ना, आपको स्टार्टिंग से मतलब ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़ीरो लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना कि हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट क्यों करें? जब हमारा एक बार स्टार्ट हो चुकी है, एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इस उसे बीच में रोकें ही ना। हम उसे आगे कंटिन्यू करें, बढ़ाएँ उसे। और हाँ, ठीक है, पहले हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे थे, रात में पढ़ रहे थे, दिन में पढ़ रहे थे, तो उस तरीके से नहीं। अब हमारे पास टाइम है तो हम उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें और अच्छे से समझें। जैसे कोई हमें मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम मैनेजमेंट को एक बार अगर हमने नोट्स बनाए तो हम पहले उसे एक बार पढ़ लें, फिर उसको रिवाइज़ कर लें, दूसरे दिन फिर उसको पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैनेजमेंट के लिए आप 2 दिन लीजिए, एक ही टॉपिक को आप 2 दिन पढ़िए। जैसे नेतृत्व हो गया तो नेतृत्व को आप 1 दिन ना पढ़ के 2 दिन पढ़िए, 2 दिन नहीं समझ में आया तो तीसरे दिन पढ़िए। तो ऐसे अगर आप 3 दिन में नेतृत्व को एक ही टॉपिक को बार-बार पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ें सेट हो जाएँगी। तो ना अपने आप को ना बिल्कुल भी मतलब ये मत समझिए कि वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी, आएगी, आएगी और ज़रूर आएगी। और मैं बता रही हूँ, बहुत सारी जगह ये हल्ला हो रहा है और जून में वो कैलेंडर को संशोधित करेगा, क्योंकि ये ईएसबी के जो कार्यालय है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत सारे लोग इसका हल्ला। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। पहला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। इसका प्रारंभ हुआ है 7 जनवरी 2014 को। इसका जो मंत्रालय है वो मंत्रालय ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। स्ट्रेटजी इसकी RMNCHTA है। इसका मतलब है भारत का सबसे पहला किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम है ये। कौन सा किशोर ग्रुप है? तो 10 से 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो फिर जो आते हैं ग्रामीण व नगरीय दोनों के लिए है ये। बालक और बालिकाएँ इसमें दोनों हैं, मतलब इनको इन 4-5 को जो है वो लाभ दिया जा रहा है। किस-किस को लाभ मिलेगा इससे? तो ग्रामीण और नगरीय दोनों के लिए है। बालक और बालिका दोनों को लाभ मिलेगा, गरीब हो या अमीर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादीशुदा लड़की हो या कुँवारी हो 10 से 19 साल की, और स्कूल जा रही हो और स्कूल जाते हों या स्कूल नहीं जाते हों, ये सब इन लोगों को ये जो हैं किशोर ग्रुप में कहलाएँगे और इन्हें इससे लाभ मिलेगा। क्रिटिकल कंपोनेंट्स इसके हैं जो 7 C's हैं। जो फर्स्ट है इसका लिंक्स, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कम्युनिटीज़, कवरेज, कंटेंट एंड कन्वर्जेंस। तो लिंक्स जो है वो जो इसमें प्रायोरिटी दी गई है, और इन 7 C's में तो सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता दी गई है वो है पोषण को, कि जो बच्चे मतलब पोषण से ग्रस्त हैं, जिनको कुपोषण वगैरह है, कि उन्हें किस तरीके से पोषण देना चाहिए, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो किसी पदार्थों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, किसी दूसरी चीज़ों में तो नहीं जा रहे हैं वो, फिर उन्हें कोई बीमारियां तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लग रही है, वायलेंस मतलब किसी तरीके का अपराध तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें सबसे पहले से प्राथमिकता दी गई है। फिर आता है अपना सेकंड आएगा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना हो जाती है, प्रारंभ इसका हुआ है 12 अप्रैल 2005 को। किसके अंतर्गत आता है? NRHM के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, गर्भवती माता की जचकी हॉस्पिटल में हो इसलिए स्टार्ट की गई है, और जो प्रसूति के समय होने वाली मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। फिर इसमें इसी के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया है।
आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं गांव में, जो गरीब महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकती, जिनकी जज की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होती है, उन दोनों के बीच में जो उनके उनके पास जाकर ये हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट और उन महिलाओं के बीच में लिंक स्थापित करता है, उनको बताता है कि क्या क्या सुविधाएं जो है वो गरीब प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी जाती है और किस तरीके की सुविधाएं हैं, उनको जा जा के बताता है कि आप जाइए और जज की जो है डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में करवाइए तो आपको इतनी पेमेंट दी जाएगी। और जितने भी इस NRHM के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जितने भी योजनाएं निकलती हैं, वो जाके घर घर जाके आशा कार्यकर्ता उन्हें योजनाओं का लाभ के बारे में बताती हैं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो जो भारत के प्रदेशों को 2 तरीके से बाँटा गया है इसके अंतर्गत, एक होता है लो पीएस LPS और एक होता है HPS। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट जो कहलाते हैं, लो परफॉर्मिंग स्टेट मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब जज की जो है ना वो डिलीवरी जो है वो ज़्यादातर घर में ही होती है, तो उसको ना लो परफॉर्मिंग स्टेट में रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है उसके नाम है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, UP, उत्तराखंड, MP, CG, बिहार, झारखंड, राजस्थान और आसाम। फिर आता है हाई परफॉर्मिंग स्टेट। हाई परफॉर्मिंग स्टेट ये वो हैं जहाँ पे जो डिलीवरी जो ज़्यादातर होती है वो हॉस्पिटल्स में ही होती है, घर पे नहीं करवाते हैं। तो ऐसे स्टेट जो होते हैं वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट कहलाते हैं। तो अब इनमें बेनिफिट्स क्या मिलता है लो परफॉर्मिंग स्टेट में और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो माताएं गर्भवती होती हैं, तो उनकी अगर जज की हॉस्पिटल में होती है तो उनको 1400 मिलता है और आशा कार्यकर्ता उनको 600 रुपये देती हैं। तो ऐसा 2000 रुपये उनको टोटल मिलता है। और यही हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर डिलीवरी होती है तो 1000 रुपीज़ मिलता है और 400 आशा कार्यकर्ता देते हैं, ऐसे 1400 मिलता है। और जो नगरीय हैं, नगरीय में जो अगर माता गर्भवती है तो उसको 700 मिलता है प्लस 1300 आशा कार्यकर्ता देती हैं, तो 1900 रुपये ऐसा उनको मिलता है। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में 600 जो रहता है वो 600 रुपये देते हैं गर्भवती माता को और आशा कार्यकर्ता 400 देती हैं, ऐसे 1000 रुपये उनको मिलता है। फिर इसके बाद तीसरी आती है योजना, आती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो इसका शुभारंभ हुआ है फरवरी 2013 में। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी थीम जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन है और उद्देश्य जो है वो जन्म से 18 साल तक के बच्चे जो बीमारियों से जिन बच्चों की मृत्यु हो रही है तो उस मृत्यु दर को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसमें जो 30 बीमारियाँ हैं उनको रखा गया है। और दूसरी चीज़ इसमें है 0 से लेकर 18 साल के बच्चों को देख रेख में रखा जा रहा है कि उनको कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। जो 30 बीमारियों के अंतर्गत इनमें 0 से 18 साल के बच्चों को देख रेख किया जा रहा है। तो इसमें 4 Ds लिए गए हैं। एक तो है डिफेक्ट एट बर्थ, मतलब जो जन्म के समय ही उनमें किसी ना किसी तरीके का डिफेक्ट पाया जाता है। सेकेंड होता है 0 से 18 साल में उनको जो भी डिज़ीज़ हो रही है, यानी बीमारियाँ हो रही हैं, वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं उनको देखा जा रहा है। फिर इससे तीसरा है कि कमी मतलब डिफिशियेंसी। तीसरा दी है डिफिशियेंसी और कमी। तो कमी मतलब ऐसा कि क्या डिफिशियेंसी है उनमें, कौन से पोषण की कमी, कौन से आहार की कमी हो रही है, वो चीज़। फिर फोर्थ है विकास में कमी, मतलब डेवलपमेंट उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से। इन सब चीज़ों को देख के उनको रखा गया है कि इन 0 से 18 साल के बच्चे कौन से मतलब किसी मानसिकता का शिकार तो नहीं, मानसिक दुर्व्यवहार का शिकार तो नहीं है, वायलेंस का शिकार तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें टोटल इसमें 30 बीमारियाँ हैं। तो 30 बीमारियों की जल्दी जानकारी मिल जाए इसलिए इसे रखा गया है। तो जैसे ही इन 30 बीमारियों की जानकारी अगर किसी बच्चे में है और उनको मिलती है, जिन बच्चों को देख रेख किया गया है, तो उनका ऑपरेशन और उनकी बीमारी का इलाज खर्चा वगैरह जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और उसे पूरा का पूरा मुफ्त इलाज किया जाता है। कौन कौन से बच्चे हैं जिनको देख रेख में रखा गया है, तो जन्म से लेके 6 हफ्ते तक
जो हैं जन्म से लेके 6 हफ्ते तक जो बच्चे हैं उनको जो सुविधाएँ मिल रही हैं वो डॉक्टर हेल्थ केयर सेंटर में रख रहे हैं। और इसके बाद जो है वहाँ पे आशा वर्कर्स जो हैं, अगर हेल्थ केयर सेंटर में नहीं रखा गया है तो फिर जो आशा वर्कर है वो घर-घर जाके उन्हें देखती हैं। फिर सेकंड है जो 6 हफ्तों से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, तो वो आंगनवाड़ी के द्वारा उन्हें देखा जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा जो भी रिपोर्ट है वो हॉस्पिटल्स को रेफ़र की जा रही है। अगर उनमें कोई डेफ़िशिएंसी या 4D में से कोई भी चीज़ें कमी वग़ैरह होती है तो उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टली उसे हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है, उन्हें बताया जाता है और फिर वहाँ पे उनका इलाज होता है। फिर तीसरा 6 साल से 18 साल के बच्चे, तो 6 साल से 18 साल के बच्चों की जो हेल्थ टीम है, जो स्कूल में भेजी जा रही है और स्कूल में ही उनकी जाँच वग़ैरह की जा रही है। तो वो गवर्नमेंट जो है वही देखभाल करता है और सारी का सारा खर्चा जो है, सारा का सारा खर्चा वही उठाता है। फिर चौथा आता है अपना किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना जो है वो किशोरी बालिकाओं के लिए है और इसे नवंबर 1991 में शुरू किया गया था। अभी उस योजना का नाम बदलकर 2011 में किशोरी शक्ति योजना रखा गया है। ठीक है। और किशोरी बालिकाएँ जो एज होती है इनकी वो 11 से 14 वर्ष, इसके अंतर्गत जितनी भी बालिकाएँ हैं उनके लिए है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की पोषण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना का आरंभ जो हुआ 2010 में पूरे देश में हुआ है और लगभग 205 ज़िले हैं उसमें लागू हो चुका है ये स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना ये 205 ज़िलों में लागू हो चुकी है। किस मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया था? तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ था। फिर 2017-18 में सरकार ने इस योजना का वैश्वीकरण करने हेतु इसे कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया है और 2018 में 205 ज़िले हैं जिसे किशोरी शक्ति योजना में शामिल किया गया है। फिर इस योजना के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो पोषण और दूसरा गैर पोषण भाग। तो पोषण वाला जो भाग है वो ऐसा है कि जिसको पोषण की कमी है उनको मतलब उन बालिकाओं को फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि उनमें कौन-सी कमी है, उनको उस तरीके से विटामिन वगैरह के बारे में बताना। दूसरा है गैर पोषण भाग, तो गैर पोषण भाग तो ऐसा है कि जिसको कमी नहीं है तो उसमें वो चीज़ें हम लोग नहीं देते हैं। है ना? फिर आता है अपना मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, उन्होंने लागू की है। वो 1 जून 2016 को इसका शुभारंभ हुआ है और इसका स्कीम जो है वो इसके अंतर्गत आती है, राजस्थान की जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ये है कि वहाँ राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेटियों की कमी है, तो वहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा देखा नहीं जाता है, तो उसके लिए यूज़ की जा रही है। फिर जो स्कीम है वो अगर वहाँ पे बेटी जन्म लेती है, इस स्कीम के अंतर्गत अगर बेटी जन्म लेती है, अगर 2 बेटियाँ हैं तो पहली बेटी को 50,000 मिलेगा और इसी योजना को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना को रिप्लेस किया गया है और उसका नाम मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना रखा गया है। फिर उद्देश्य क्या है इसका? गर्ल चाइल्ड की मृत्यु दर को कम करना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, बाल विवाह को कम करने, पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। फिर इसका बेनिफिट्स क्या है? तो माता-पिता को 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान करना, जन्म के समय 25,000 रुपये मिलेगा, 1 साल की उम्र में 2,500 रुपये मिलेगा और एडमिशन जब स्कूल में होता है फर्स्ट क्लास में तो 4,000 मिलता है और अगर 10th क्लास में एडमिशन होगा तो 10,000 मिलेगा और अगर 12th क्लास में एडमिशन होता है तो 25,000 मिलेगा। और किस माता-पिता को ये दिया जाएगा? जो बेसिकली नागरिक होगा राजस्थान के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होना चाहिए, 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी पैदा होती है तब 2 की ही इंस्टॉलमेंट दी जाती है और राजस्थान में ना भामाशाह कार्ड होता है। तो भामाशाह कार्ड जैसे हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में आधार कार्ड होता है वैसे ही राजस्थान में भामाशाह कार्ड होता है। तो भामाशाह कार्ड अगर होगा तभी उन्हें लाभ मिलेगा, नहीं